Students, now I am starting the next chapter, chapter number 4, Magnetic Effect of Current. इसके पहले चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी था. इसमें हम लोगों ने एक स्टडी किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो हम जनरली देखेंगे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट क्या होता है, कि जब हम करंट पास करेंगे किसी कंडक्टर में तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है. पहला हो सकता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ वायर देन इट प्रोड्यूस हीट, इट इज़ कॉल्ड अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. एक होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ बैटरी then it develop chemical, then it is called a chemical effect of current. एक होता है magnetic effect of current, means when current is passing through a wire then it produce magnetic field around it. ये चैप्टर 10th में हम लोगों ने इसको थोड़ा डीप नहीं शॉर्ट में इसको पढ़ रखा है, और बहुत सारे टाइप के अलग अलग कंडक्टर्स के शेप पढ़ रखे हैं. स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, सोलेनॉइड, इनके लिए मैंने देखा कि किस तरीके का फील्ड पैटर्न बना होता है, तो वो सारे टर्म्स भी यहाँ पे आएंगे. तो मुझे देखना है कि इस चैप्टर 4 में मुझे कितने टॉपिक की स्टडी करनी है. तो कुल मिला के मैंने मोटे मोटे तौर पे 11 टॉपिक्स लिखे हुए हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज़ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट. तो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज़ फर्स्ट ऑब्जर्व बाई ओरस्टेड. ये भी क्लास 10th में था, को मैंने पढ़ा हुआ है. इन्हीं के द्वारा एक स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट है कि व्हेन करंट इज़ पासिंग टू अ वायर एंड इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. सेकेंड टॉपिक बायो-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. बायो-सेवर्ट लॉ ने ये बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एंड इट्स एक्सप्लिकेशंस. इस बायो-सेवर्ट लॉ का हम अप्लाई करेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड करंट कैरिंग लूप में, और उसके अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला डेवलप करेंगे. थर्ड है एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. कई ऐसे भी कंडक्टर्स होते हैं जिनको हम बायो-सेवर्ट लॉ से अप्लाई करेंगे तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो उसी को ईजी वे में सॉल्व करने का एक तरीका है एम्पियर्स सर्किटल लॉ. जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था कि गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, जिसमें मैंने अलग अलग चार्ज कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, वो एक इजी वे था. उसी तरीके से ये भी एक एम्पियर सर्किटल लॉ है मैग्नेटिक फील्ड को इजी वे में निकालने का. एंड इट्स एप्लीकेशन, इनके एप्लीकेशंस देखते हैं. तो इसके हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे. ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. दूसरा एप्लीकेशन इसका हम पढ़ेंगे ड्यू टू सोलेनॉइड. तीसरा होता है ड्यू टू टॉरॉइड. फोर्थ टॉपिक इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स when electric charge enter in a magnetic field then it experience a force. ये डिस्कस करना है. आपको याद होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसकी हेल्प से हम लोग जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन फाइंड करते थे. नेक्स्ट है लॉरेंट्स फोर्स. सिक्स टॉपिक मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा. ओके, दिस इज द टॉपिक नंबर 6, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो वो किस तरीके से मूव करेगा, उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, और उससे रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे. तो यहाँ पे हम लोग 3 ट्राजेक्ट्री डिस्कस करनी है कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 1. नंबर 2, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड नंबर 3, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर एट एनी आर्बिट्रेरी एंगल एक्सेप्ट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर. देन वी विल डिस्कस द ट्राजेक्ट्री. 7th टॉपिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है. इसी की हेल्प से आपको याद होगा क्लास 10th में इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए एक डिवाइस हम लोगों ने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक मोटर. नेक्स्ट है टॉपिक फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स.
और इस 8 टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये 8 टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर का डेफिनेशन। द 9th टॉपिक, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट लूप है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क का मीन्स होता है टर्निंग इफेक्ट, ये रोटेट करेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो फ़ैन होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, वो भी एक लूप के फॉर्म में, उसमें कॉपर वायर्स होती हैं, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर रैप्ड होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं, जैसे ही करंट पास करते हैं वो रोटेट करने लगता है। तो ये जो 9th प्रिंसिपल है 7th से ही रिलेटेड है। 7th का पार्ट, 7th का फॉर्मूला है फोर्स का, वो उसमें यूज़ होता है 9th में। और यही जो 9th का प्रिंसिपल है कह सकते हैं ये आपका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। 10th टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 10th टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जनरली जो वोल्ट मीटर, अमीटर और गैल्वेनोमीटर जो हमारे लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं वो आपके मूविंग कॉइल ही हैं। अब नेम से क्लियर है, मूविंग कॉइल मतलब इसमें कोई कॉइल होगी जो मूव कर रही होगी। तो इसमें भी 9th टॉपिक का ही प्रिंसिपल यूज़ हुआ है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यही प्रिंसिपल 10th में यूज़ हुआ है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। अब इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का हम कंस्ट्रक्शन, वर्किंग डिस्कस करेंगे और 11th टॉपिक में डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो ये हम आपको उसका एक्टिविटी भी बताएंगे, एक्टिविटी दिखाएंगे कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया गया है, क्या कनेक्ट कर देते हैं कि वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्या कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ में कि वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 11 टॉपिक्स का स्टडी हमको इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में करना है। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट इज़ ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट? तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, आई हैव अ कंडक्टर एक्स बाई, इट इज़ कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड अ की। व्हेन की इज प्रेस्ड देन करंट विल फ्लो। देखेंगे इस वायर के नीचे कंपास बॉक्स रखा हुआ है, कंपास बॉक्स और कंपास निडल। द कंपास निडल इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द वायर एक्स बाई। व्हेन की इज प्रेस्ड current will flow from y to x, then a deflection in the needle of the compass needle is observed। मैं देखूंगा कि कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है। ये डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में आता है, जैसे आप देख रहे होंगे नीचे मैंने एक डायग्राम बनाया है कंपास निडल का। ये एरो बना होता है उसको नॉर्थ बोलते हैं और नीचे जो टेल होता है उसको साउथ बोलते हैं। ये इसका प्रॉपर्टी होता है कि इट इज़ ऑलवेज स्टे इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टे रहता है। लेकिन अगर इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये निडल लेफ़्ट या राइट डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में ये निडल डिफ्लेक्ट करती है। तो देखिए क्या है कि जैसे ही हम की प्रेस करेंगे करंट बाई टू एक्स फ्लो होगा। तो देखेंगे जो कंपास निडल है जो वायर एक्स वाई के नीचे रखा हुआ है उसमें वेस्ट डायरेक्शन में एक डिफ्लेक्शन आ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में ये निडल डिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमने देखा डिफ्लेक्शन हुआ, तो अब क्या करेंगे हम बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर देंगे और जैसे ही बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज करेंगे तो अब आपका करंट जो है वो x टू y फ्लो होने लगेगा और जैसे ही करंट x टू y फ्लो होगा फिर से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वायर एक्स वाई के अराउंड में। कंपास निडल में फिर से डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन अब डिफ्लेक्शन अब आपको ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलने लगेगा, राइट साइड डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। तो आपने देखा कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देने से मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप हो रहा है लेकिन निडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये निकल के आया, यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट्स निकल के आए हैं। पहला पॉइंट निकल के आया कि व्हेन electric current is passed through wire, then it produce magnetic field around it।
magnetic field around it. The first point. The second point, if direction of current is reversed, then direction of magnetic field is also reversed. Then direction of magnetic field around wire is also reversed. क्योंकि डिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं कि पहले लेफ़्ट डायरेक्शन में हो रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज करने से अब डिफ्लेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में होने लगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो गया. ये दो रिजल्ट है. एक रिजल्ट बल्कि और भी कह सकते हैं कि अगर हम इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते और करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते, तो आप देखेंगे कि अगर करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेंस होगा. तो हम देखेंगे कंपास निडल में डिफ्लेक्शन और फास्ट हो जाएगा. तो इसका फास्ट होने का मतलब क्या हुआ, या कह सकते हैं कि कंपास निडल अब थोड़ा सा और ज़्यादा एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट करेगा. तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ करेगा. तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड इफ द करंट इन द कंडक्टर एक्स वाई इज इंक्रीज्ड. तो magnetic field is directly proportional to the value of current in the conductor. Students, the second topic is Biot-Savart law. Biot and Savart are the two scientists which first gave the mathematical formula of magnetic field around a conductor, current carrying conductor. So I have a straight conductor XY. So first we take a small current element DL from this XY wire. We want to observe the magnetic field at point P, and this point lie at distance R from this current element DL, and this distance R or position vector makes angle theta with the current element DL. So according to Biot-Savart law, the magnetic field at observation point P is directly proportional to the current. Here dB, B indicates the magnetic field, and D means for small magnetic field, means we are observing the magnetic field at point P due to the current element DL. Okay, not from the full wire, full length of the wire. So we are taking the value of the magnetic field due to the small current element DL. So we take the value dV. B means magnetic field and dV means due to the small element. So first, dV is directly proportional to the current. Second thing, dB is directly proportional to the current element DL. DL is current element. Number third, dV is directly proportional to the sine of angle between R and DL. Number fourth, dB is inversely proportional to the square of distance between observation point and the current element. Here R means distance between observation point and current element. Assemble all the four results, we get dV is directly proportional to the I dl sine theta over R square. In the place of proportional sign, we have some constant, and this constant is mu naught over 4 pi. So mu naught over 4 pi I dl sine theta over R square. This is the formula of the Biot-Savart law. If we want to write this formula in the vector form, then its formula become dV vector equal to mu naught over 4 pi I dl vector
cross r vector over r cube. This is the vector form. It is also important, 1 marks में क्वेश्चन आ चुका है कि write the vector form of the Biot-Savart law. तो what is the direction of the dv vector? Direction of dv, direction of magnetic field at point P around the straight wire xy, around a current element dl. How to calculate? It is clear the dv vector is a cross product of the dl vector and r vector. It is a cross product na, dl vector and r vector. So it is clear dv vector is perpendicular to plane of dl vector and r vector, and it can be calculated with the help of right hand screw rule. Right hand screw rule क्लास 11th में था. क्रॉस प्रोडक्ट में देखते थे क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप. एन कैप का डायरेक्शन क्या होता था? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी. द डायरेक्शन ऑफ एन कैप कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल. कॉर्क स्क्रू रूल भी बोल देते हैं. इसमें एक रूल और भी लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल. तो हम इसको देखते हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है. राइट हैंड थंब रूल ये मैक्सवेल्स का है, तो उसको कई बार मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी बोल देते हैं. मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. अब इन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, in the right hand thumb rule, the thumb indicates the direction of current and the curl of finger. curl means होता है fingers का घुमाव. तो curl of finger indicates the direction of magnetic field around the wire. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर करंट अप फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बन जाएगा. ऐसे अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, थंब की डायरेक्शन में करंट हो गया, कर्ल ऑफ फिंगर देखेंगे तो ये आपका एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा. लेकिन अगर करंट डाउन फ्लो हो रहा है तो इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपका क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेशन इसमें हो जाएगा. ओके, तो अभी हम पैटर्न डिस्कस करेंगे कि पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर. वैसे आपको याद होगा द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद वायर एट द सेंटर. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म होते हैं. अब ऊपर मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि व्हाट इज़ म्यू नॉट, कि इसमें म्यू नॉट क्या था ऊपर. तो म्यू नॉट को बोलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट होता है, उसमें बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ऐसे जो म्यू नॉट है उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम और एयर. इट्स वैल्यू इज 4 पाई 10 to the power -7 Tesla meter per ampere. This is the unit. Okay, so it is clear the value of mu naught over 4 pi is, तो mu naught over 4 pi का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 to the power -7. Okay. The next topic is applications of Biot-Savart law. The first application is magnetic field due to finitely long straight current carrying wire. इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, केवल इसका फॉर्मूला डिस्कस करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक डायग्राम. दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ एक्स वाई in which current I is flowing. We want to calculate magnetic field at point P. This is observation point.
This point is lie between the wire and this point situated at distance A. A is the perpendicular distance between the observation point and the length of the wire. So first join the point P with the ends of the conductor X and Y. We get the two angles theta 1 and theta 2. Theta 1 is the angle made by OP and PQ, PX, and the theta 2 is angle made by OP and PY. So the formula of magnetic field due to finite long straight wire is B equal to mu naught over 2 pi IYA So formula of magnetic field due to finitely long straight wire is B equal to mu naught upon 4 pi IYA sin theta 1 plus sin theta 2. This is the formula. There are some special cases. If wire is infinitely long, वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, वायर की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी वायर है. देख सकते हैं कि मान लो वायर है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, वो तो वही चीज़ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए. तो मुझे ये सोचना है कि थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू क्या हो सकता है. तो यहाँ थीटा 1 थीटा 2 सेम होगा, लेकिन ध्यान रखना ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो होगा समथिंग लाई बिटवीन द वायर एंड वायर हैज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग. तो थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री होगा और जिसको हम π/2 भी बोल सकते हैं. अब ये थीटा 1 थीटा 2 हम लोग 90 डिग्री रखेंगे और देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगा. mu naught over 4 pi I upon A sin 90 plus sin 90. We know that the value of sin 90 is 1, so 1 plus 1 we get 2 and 2 is eliminated. This 1 1 2 and 2 is eliminated from the 4 pi, so we get mu naught over 2 pi I upon A, and this is the formula of magnetic field due to infinitely long wire if observation point lie something between the wire. The second special case is if wire is infinitely long and the observation point is lie somehow ends of the any one wire. किसी एक एंड पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाई करता है लेकिन वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है. तो इस केस में थीटा 1 0 डिग्री होता है और थीटा 2 90 डिग्री होता है. तो फॉर्मूला बिकम बी इक्वल टू मी नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए. अब यहाँ पे क्या है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो हो जाएगा साइन 0 प्लस साइन 90. वी नो दैट the value of sin 0 is 0 and sin 90 is 1, so we get b equal to mu naught over 4 pi I over a. But the pattern and direction of magnetic field due to current carrying straight wire. The wire is placed perpendicular to a cardboard and current is flowing in the up direction on the or the down direction. So what is the pattern of magnetic field? So the direction of magnetic field can be determined with the help of Maxwell's right hand rule. Maxwell's right hand rule. In the Maxwell right hand rule, the thumb indicates the direction of current and a curl of finger, grip of finger, circle of finger represent direction of magnetic field B. So in the first diagram, if current is flowing upward, then apply the Maxwell right hand thumb rule. So we get the pattern of magnetic field
are concentric circles. We get concentric circles. So pattern of magnetic field around a straight wire are concentric circles with wire as center, and these concentric circles are perpendicular to the length of the wire, and the direction of the magnetic field around a straight current carrying wire, the current is flowing upward, then the direction is anti-clockwise. If we apply the right hand rule, then we get the direction is anti-clockwise. In the second diagram, if current is flowing in the downward direction, then pattern of magnetic field is again concentric circle, but direction is clockwise. The second application of Biot-Savart law is magnetic field at the center of current carrying loop. To calculate magnetic field at the center O of current carrying loop, we will take a current element dl. First, we will calculate the magnetic field at point O due to current element. So magnetic field due to current element dl, current element dl is, according to Biot-Savart law, dB equal to mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square, and theta is the angle between the r vector and dl vector. Okay, then this is the r and this is the dl, so angle between r and dl is 90 degree. So put 90, sin 90 is value 1, so we get dB equal to mu naught over 4 pi I dl over r square. Now magnetic field due to whole loop, taking integration both the sides, for whole loop, so we will take the close integration. We get v equal to mu naught over 4 pi and I upon r square is constant, so taken outside from the integration, we get close integration dl, and close integration dl means if this current element dl is added, all added in the closed loop, we get circumference. So close integration dl is circumference of the circle, and circumference of circle is 2 pi r. So we will put in the place of integration dl is 2 pi r, and after solving we get mu naught over 2 I over r. 2 pi से 4 pi 2 टाइम्स कट होगा, नीचे r स्क्वायर है, ऊपर r है, तो r बचेगा, तो b इक्वल टू mu naught over 2 I over r. It is clear magnetic field is directly proportional to current and inversely proportional to the radius of the circular loop. Third application of Biot-Savart law is to calculate magnetic field at the axis of current carrying loop. So what is the meaning of the axis? Axis is perpendicular to the plane of the loop passing through the center. So it is the the axis is shown by the dotted line. It is from the O. It is perpendicular to the plane of the loop. Current is flowing, I current is flowing in this loop. We want to calculate magnetic field at point P. So according to Biot-Savart law, first we will take a current element dl. This is the current element. I marked with the red pen dl vector, and this is the direction.
we want to calculate magnetic field at point P due to this element, then integrate, then we get the magnetic field due to the whole loop. The distance of current element dl to P is x. The radius of the circular loop is r, and distance of O to P is a. This current loop is perpendicular to the plane of paper. So we apply the Biot-Savart law. Biot-Savart law is dV equal to mu naught over 4 pi I dl sin, अब एंगल देखेंगे अभी हम, अपॉन x square, because distance of dl to point P is x. What is the angle between the dl and x? The angle between dl and x will be 90 degree. So sin 90 and sin 90 value is 1. So we get dv equal to mu naught over 4 pi I dl upon x square. अब look here, what is the direction of dv? Direction of dv will be this. अब ये कैसे होगा? अभी मैंने बताया था द डायरेक्शन ऑफ dv मस्ट बी परपेंडिकुलर टू dl क्रॉस r. अभी r नहीं है, dl क्रॉस x, dl एंड x, तो ये डायरेक्शन इसकी हो जाएगी, ठीक है, dv वेक्टर की. अब देखिए क्या है, यहाँ पे मुझे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना होगा. तो देखिए दिस इज द y एक्सिस and this is the x axis. If this angle is theta, this angle will also be theta. How this angle is also theta? If this is theta, it is clear, it is 90 minus theta, and this will be 90 minus 90 minus theta, so we get theta. And resolve dv along x axis and y axis. नाउ इस dv को रिजॉल्व करिए, ऐसे रिजॉल्व होता है. तो ये जो होगा कंपोनेंट x डायरेक्शन में वो हो जाएगा dv साइन थीटा, एंड अलोंग द y डायरेक्शन dv cos थीटा. नाउ वी हैव द टू कंपोनेंट्स dv साइन थीटा एंड dv cos थीटा. अब ये देखना है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपोनेंट अगर और भी dl अगर हम और किसी पोजीशन पे ले लेते तो हो सकता है कोई कंपोनेंट कट भी हो जा रहा हो. तो मुझे क्या करना है कि एक और कंपोनेंट हम लोग ले लेंगे, जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट dl को ले लिया है, और यहाँ पे भी हम लोग अगर ऐसे ही इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी अगर बनाएंगे तो ये dv वेक्टर हो जाएगा. ये भी डायरेक्शन है x से, ये भी एंगल थीटा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट इस तरीके से हमको मिलेंगे. यहाँ पे भी थीटा बनेगा, ये हो जाएगा dv cos थीटा और ये हो जाएगा dv sin थीटा. तो ये क्लियरली मुझे दिख रहा है कि dv cos थीटा और dv cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये आपका कट हो जाएगा. ये वाला कंपोनेंट कट हो जाएगा. सो नेट फील्ड अलोंग द y डायरेक्शन विल बी 0 बिकॉज कट हो गया. dv cos थीटा minus dv cos theta, so we get 0. but net field along the x direction होगा, ठीक है. तो क्या होगा, dv sin theta component give the net field along the x direction, so close integration dv sin theta. इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सो होल लूप के लिए हो जाएगा. अब देखिए इसके बाद क्या करना होगा इसमें. नाउ bx इक्वल टू what is the value of dv, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, mu naught over 4 pi I dl over x square, and sin theta is perpendicular upon hypotenuse. तो perpendicular is r and hypotenuse is x square, sorry hypotenuse is x. so जो कांस्टेंट होगा उसको आउटसाइड कर देंगे, mu naught over 4 pi r I r over x cube, close integration dl, and close integration dl will be circumference. So circumference is 2 pi
इंटू रेडियस आर। अब ये देखिए 2 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा, कितने टाइम्स कट होगा, 2 टाइम्स कट हो जाएगा, और ओवरऑल आ जाएगा आई आर स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब। एंड if we apply the Pythagoras theorem, then we can say that x will be square root of r square plus a square. So it is r square plus a square to the power 3 by 2, sorry 1 by 2, not 3 by 2, power 1 by 2. Substitute the value, now we get vx equal to mu naught over 2 I r square अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, बिकॉज एक्स क्यूब है ना, और एक्स का जो है कितना वैल्यू है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2. सो ओवरऑल वी गेट, तो नेट फील्ड वी विल गेट द नेट फील्ड अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन. तो नेट फील्ड मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगा. तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आई कैप यूज़ कर देंगे, क्योंकि मुझे नेट फील्ड एक्स डायरेक्शन में मिला हुआ है. The direction and pattern of magnetic field due to circular current loop. This is important topic. 1 या 2 मार्क्स में आ चुका है कि आपको पैटर्न ड्रॉ करना है. तो हम लोग पैटर्न कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हमारे पास पैटर्न ड्रॉ करने के 2 तरीके होते हैं. एक है एम्पियर्स राइट हैंड रूल. एम्पियर्स राइट हैंड रूल. अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक था मैक्सवेल राइट हैंड रूल, वो थंब रूल था, और ये है आपका एम्पियर्स राइट हैंड रूल. तो जो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है वो केवल स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ही आपको अप्लाई करना है, या आपने एक छोटा सा डीएल एक सेगमेंट लिया हुआ है, डीएल करंट एलिमेंट लिया है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है. लेकिन जो एम्पियर्स राइट हैंड रूल है ये एक मान के चलिए कि ये केवल सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में, सर्कुलर लूप के फॉर्म में आपको लगाना है. ये सर्कुलर कॉइल और लूप में कैसे अप्लाई होगा? तो एम्पियर्स राइट हैंड रूल में ये राइट हैंड में जो आपका थंब होगा और कर्ल ऑफ फिंगर ये होते हैं, तो ये थोड़ा सा बदल जाएगा. इसमें जो कर्ल ऑफ फिंगर होता है वो करंट की डायरेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में होता है. तो जैसे कि ये डायग्राम जो बना हुआ है लेफ़्ट साइड, उसमें जो ग्रिप ऑफ फिंगर, कर्ल ऑफ फिंगर वो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा. थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी. या कहेंगे एक चीज़ और है, वो ही आपका नॉर्थ पोलैरिटी भी होगा, ठीक है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. दूसरा हम पैटर्न लिख देते हैं कि पैटर्न किस तरीके का होगा. पैटर्न, तो पैटर्न यहाँ 2 तरीके से देखेंगे. सबसे पहले पैटर्न देखते हैं कि एट द सेंटर, सेंटर पे क्या होगा, और एट द लूप, लूप पे क्या होगा. तो इन दोनों पे हम लोग आंसर लिख लेते हैं कि क्या क्या इनके आंसर रहेंगे. तो एट द सेंटर स्ट्रेट लाइन, सेंटर पे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा. और लूप पे देखेंगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल. अब देखो उसको बना के दिखाते हैं. क्योंकि जब हम एक काम करते हैं कि एक छोटा सा सेगमेंट, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा मान लेते हैं डीएल पार्ट, और यहाँ पे करंट ऐसे पास होगा, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, यहाँ पे करंट इस टाइप से होगा. अगर यहाँ पे हम लोग एक काम करें कि जो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है वही अप्लाई करेंगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे. कि लेफ़्ट साइड देखेंगे जो मैंने आर्क बनाया है, और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है. ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनता रहेगा, ऐसे ये ऐसा बनेगा. और यहाँ पे बनाएंगे तो ये इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड आपके यहाँ पे सेटअप ऐसा होता जाएगा. तो यही जो आर्क्स हैं जब वो बड़े होते जाते हैं तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड आपको डेवलप दिखेगा. और सेंटर पे आप देखेंगे एकदम स्ट्रेट जैसा हो जाएगा. तो इसीलिए मैंने सेंटर पे लिखा हुआ है कि सेंटर पे एक स्ट्रेट लाइन जैसा फॉर्म होगा. और बाकी अगर ऑन द सर्कल देखेंगे तो ये जो डायरेक्शन रहेगी ऑन द सर्कल वो हो जाएगा, या ऑन द लूप लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल. तो हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा एक चीज़ और है, मैंने बताया था कि थंब
एक चीज़ और देख रहे थे कि थंब और कर्ल ऑफ फिंगर, तो थंब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो आप देखिए कि अगर सेंटर पे, ये केवल सेंटर पे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे आपको अगर सेंटर पे निकालना होता है एट द सेंटर, तो थंब इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप लोग इसको अप्लाई करिए, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, और यही आपका नॉर्थ पोलैरिटी भी होगा साथ में। तो यही आपका नॉर्थ पोलैरिटी है। तो क्लियर है कि नीचे वाला पोलैरिटी साउथ हो गया। तो और डायरेक्शन होती भी है नॉर्थ टू साउथ, और इंटरनली देखेंगे साउथ टू नॉर्थ नज़र आएगी। तो इस तरीके से बना हुआ है। एक तरीका और भी है कैलकुलेट करने का, पता लगाने का कि क्या डायरेक्शन हो सकती है। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं। एक होता है क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल, ठीक। तो क्लॉक फेस रूल को बनाते हैं। क्लॉक फेस रूल में होता है नॉर्थ एंड साउथ बना लीजिए, और नॉर्थ पे थोड़ा सा ऐसे करके बना लीजिए। ये देखिए नॉर्थ बना हुआ है, ये देखिए ऐसे करके साउथ बना हुआ है। तो आपको ये देख से क्लियर हो रहा है कि अगर लूप में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक हो, करंट कैसा हो, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर करंट होता है, तो जो फेस होता है उस लूप का वो एन पोल की तरह बिहेव करेगा। और अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होता है, तो फेज जो है वो एस पोल की तरह बिहेव करेगा। तो जो डायग्राम दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे करके लूप बनाया हुआ है, और करंट जो पास हो रहा है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसका जो फेस होगा वो नॉर्थ पोलैरिटी हो जाएगा, और नीचे वाला साउथ हो जाएगा। इसलिए इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो साउथ टू नॉर्थ इंटरनली होता है, तो इसीलिए ऐसे डायरेक्शन बन गई। तो चाहे आप क्लॉक फेस रूल से देख लीजिए, चाहे एम्पियर राइट हैंड रूल से देख लीजिए, सेम ही आएगा। तो ये एक तरीका होता है